हेलो बच्चा लोग, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था कल। और कल जब वो चैप्टर मैंने शुरू किया तो केवल आपको इतनी सी बात बताई थी कि चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, और थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, उस रेट ऑफ रिएक्शन का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों से कल थोड़ा सा बात किया था। चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, उसका मेन मोटिव केवल इतना सा था पढ़ने का कि हम लोग किसी रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ाएं, किसी रिएक्शन का रेट कैसे कंट्रोल करें, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग यूज़ करें जिसके अकॉर्डिंग हम किसी रिएक्शन का रेट घटा या बढ़ा सकते हैं। फिर एक वर्ड यूज़ किया था हम लोगों ने, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब था उस रेट ऑफ रिएक्शन का, ये मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन में चेंज होगा। किसी भी रिएक्शन के होने में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा। आप ये भी कह सकते हो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी होगी, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है। और मैंने एक कंबाइंड डेफिनेशन बोल दिया था कि कंसंट्रेशन चेंज इन यूनिट टाइम। एक निश्चित समय में, निश्चित की जगह इकाई कर लीजिए, यूनिट कर लीजिए, इकाई समय में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को ही हम लोगों ने क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन कहा था। ठीक है, तो मैंने कल ये बोला था कि हम दो तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने जो डेफिनेशन बोला, वो डेफिनेशन बोला हम लोगों ने कैसे, कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको बताया जाए तो आप डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में होने वाली कमी, ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में होने वाली कमी और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली वृद्धि एक ही बात है। क्यों? क्योंकि सीधा सा बात है, रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। उसी को हम लोगों ने क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन कहा था। थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग से आपको बता दूं भाई, जब रेट ऑफ रिएक्शन का आप बात कर रहे हो तो सीधी सी बात है, किसी रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होगा, किसी रिएक्शन का रेट बहुत कम होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसके बेस पे, इस बात के बेस पर कि साहब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बनने का स्पीड क्या है, या रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस यानी उसके ख़त्म होने का स्पीड क्या है, इस बेस पर। तो याद कीजिए ज़रा, इसको समझिए। ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं, इतनी ज़्यादा फास्ट कि जिनका रेट आप कैलकुलेट ही ना कर पाओ, और अगर आपको बता दो विदिन 10⁻³ सेकेंड में जो रिएक्शन संपन्न हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, वो कहलाती हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अभिक्रिया। और बता दूं आपको, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें आयन्स होते हैं, जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट का क्रिया करा दीजिए NaCl के साथ, ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, करा सकते हो आप। NaOH की रिएक्शन करा दो HCl के साथ। ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि आप उनको मेज़र नहीं कर सकते। और सीधा सा बात है, इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम वेरी फास्ट रिएक्शन का मेज़रमेंट इस चैप्टर में नहीं करते। और सीधी सी बात है, मेज़रमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है, जब कोई रिएक्शन अपने आप ही इतनी जल्दी हो रही है तो फिर मेज़रमेंट करने का कोई मतलब वहाँ पर नहीं। ठीक है बात। तो वेरी फास्ट रिएक्शन याद रखना, आप कॉपी में नोट भी करना इस चीज़ को। एक है वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा आता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का क्या मतलब है, वेरी स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनको होने में बहुत लंबा समय लगता है। आप जानते हैं इसके बारे में, बट आपको याद नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, कोरोजन, इससे पहले आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है। कोरोजन, संक्षारण, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लंबा समय लगता है। लोहे पर जंग लगना, ऐसा थोड़ी ना है कि आज लेके आए लोहा खरीद के लाए, कल सुबह तक देखा कि डस्ट लग गया, ऐसा कैसे हो जाएगा, एक लंबा प्रोसेस है। दूसरी बात, अब आपने करना शुरू कर दिया कोटिंग, तो फिर ये मान के चलो रस्ट लगने का प्रोसेस जो है 2, 4, 6 सालों में कहीं जाके उसका नंबर आएगा। ठीक है बात। तो वेरी स्लो प्रोसेस। ऐसी आपको एक एग्जांपल दूं,
अच्छा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से H2O का बनना। देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारा हाइड्रोजन है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या, ये आपस में रिएक्ट करे और रिएक्ट करके वाटर बना दे। इसका मतलब पूरे अर्थ पर पीने वाले पानी का तो कमी नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग क्यों कहते हैं सेव द वाटर, सेव द वाटर? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से H2O का बनना एक वेरी स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कई सालों तक लग जाते हैं। वो अलग बात है कि अगर मैं प्लेटिनम लगा दूं यहाँ पे तो ये प्रोसेस जल्दी भी हो जाएगी, बट मैं एक नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हों आपकी, ये सारी की सारी वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है बात। और इनका भी मेजरमेंट मोस्टली हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं बीच में जो रह जाती है मॉडरेट रिएक्शन, यानी जिनका रेट ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ है ना ही इनका रेट बहुत ज़्यादा स्लो है। मॉडरेट रिएक्शन जो होती हैं, इन दोनों के मध्य की जो रिएक्शंस हैं उनको हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और उन्हीं रिएक्शन का मोस्टली ये मॉलिकुलर रिएक्शंस हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कह दूं मैं किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस एक नॉर्मल प्रक्रिया है, तो ऐसी रिएक्शंस का हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो हम लोग करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस के अंतर्गत। और इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से उन्हीं रिएक्शंस का डिस्कस करते हैं, ठीक है बात। चलिए, तो रेट के अकॉर्डिंग ये जब मैंने आपको लिखवाया था मैंने बोला था टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। फिर से बता रहा हूँ, रेट के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शंस को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 पे कौन सा हो गया, वो रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी, वेरी फास्ट रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। नंबर 2 पे हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, उनको होने में बहुत टाइम लगता है। और नंबर 3 पे हो गया आपका मॉडरेट रिएक्शन जो इन दोनों के बीच का होती है, ठीक है। चलिए, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का आप कोशिश करो, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा, उस रिएक्शन में A से B बन रहा है। एक रिएक्शन लिखा है जिसमें मैंने A से B बनाया, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, समझने वाली बात समझिए आप। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेल्टा R यहाँ पे इस बात का साइन है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन चेंज। आपने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा कंसंट्रेशन चेंज। अब मैं इसको 2 तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे लिखूँगा माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। मतलब बता देता हूँ क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डेल्टा A की कंसंट्रेशन में होने वाली कमी, ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, A की कंसंट्रेशन में होने वाली कमी, अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। माइनस साइन क्यों लगाया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, B के प्रोडक्शन में होने वाला वृद्धि, या कहना चाहिए चेंज इन A कंसंट्रेशन, चेंज इन B कंसंट्रेशन। A की कंसंट्रेशन में कमी क्यों बोला है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमेशा कमी होती है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, तो मैं क्या करता हूँ इसके आगे प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये भी रेट है, ये भी रेट है, इन दोनों में से किसी रूप में आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा आप और समझिए कैसे, ज़रा देखो। मान लीजिए इस रिएक्शन में A से जो B बन रहा है, इस रिएक्शन में जब T बराबर 0 था, यानी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, T बराबर 0, और मैं यहाँ पर A के A मोल कर दे रहा हूँ, 1 मोल ऑफ A। तो जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, उस समय B का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बात कई बार आई है, जब आप वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, और भी जो आपने न्यूमेरिकल्स किए थे, वहाँ पे ये बात कई बार आई है कि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है बेटा, तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बन कैसे गया। अच्छा, प्रोडक्ट बना नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे B का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है बात। अब आ जाइए T बराबर T सेकेंड, यानी कुछ समय के बाद, T सेकेंड का मतलब 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कितना भी हो सकता है, मिनट, कुछ भी हो सकता है।
तो मान लीजिए यहाँ पे x जो था उस कंसंट्रेशन में कमी आ गई, यानी A की x मोल यहाँ से डिसअपियर हो गए, एक के x मोल यहाँ से फिनिश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, जाके प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका x बन गया। सीधी सी बात है, जितना आपका रिएक्टेंट जाएगा प्रोडक्ट उतना ही तो बनेगा, जितना रिएक्टेंट जाएगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस एक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने x कर दिया। ठीक है, चलिए अब जरा रेट निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग रेट यानी r, बुक्स में स्मॉल r दिया होता है, दैट इज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। r निकाल रहे हैं हम लोग, तो r बराबर कैसे, r बराबर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। यानी आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हो, इसलिए मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ। पहले मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी रिएक्टेंट के टर्म में पहले हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जरा चेक करो, रिएक्टेंट के टर्म में ये है रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब T समय के बाद उसका कंसंट्रेशन कितना है, जरा चेक करो, R इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है A अपॉन टाइम में भी सेम काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अंतिम समय कितना था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं T, और माइनस प्रारंभिक समय कितना है 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का x अपॉन टी। अब यहाँ से एक बात समझ में आपको आएगी, माइनस का x अपॉन टी, जो रेट आ रहा है वो माइनस का x अपॉन टी आ रहा है। कल भी मैंने आपको बोला था, शायद याद हो, मैंने बोला था कि जो रेट होता है वो किसके बराबर है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, और x क्या था, कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज। आपको उस समय ये नहीं कह सकते थे आपकी कंसंट्रेशन में कमी हो रहा है या कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, माइनस का साइन अगर आता है तो समझ जाइए कि वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। अगर आप सॉल्व करते समय माइनस लेके आ रहे हो, इसका मतलब वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। दूसरी बात समझिए, रेट कभी माइनस नहीं होता। आप खुद सोचो, आप कभी माइनस में चलोगे, बोले आपका स्पीड कितना है, बोले माइनस का 2 किलोमीटर पर घंटा, ये कैसे संभव है? स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो जब माइनस में नहीं हो सकती तो हम अपने माइनस को हटाने के लिए करें क्या, हम अपने माइनस को हटाने के लिए करें क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जब स्पीड माइनस में आ ही नहीं रही, सॉरी स्पीड माइनस में आ रही है और वेग कभी माइनस में हो नहीं सकता, रेट कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए हम ऑलरेडी अपनी कैलकुलेशन में एक साइन माइनस का लेके चलते हैं। तो जब एक साइन माइनस का लेके चलोगे तो अंदर एक माइनस निकल के आ रहा है, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो अक्सर बुक्स में नहीं होती। माइनस के साइन आने की 2 वजह होती हैं। यानी अगर रिएक्टेंट के टर्म में देखो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का x अपॉन टी, रिएक्टेंट की टर्म में माइनस का x अपॉन टी। एक माइनस हम लोग ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। क्यों? जब आप कैलकुलेशन करोगे तो अंदर तो माइनस आएगा ही आएगा, तो जब दोनों माइनस आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बस, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है बात। अब यही खेल जरा प्रोडक्ट की टर्म में खेलते हैं। इधर आ जाइए, ये पूरा खेल हम लोग प्रोडक्ट के लिए खेलें। तो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट की टर्म में R निकालते हैं। जरा बताओ प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, x माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0 अपॉन फाइनल टाइम कितना है t माइनस इनिशियल टाइम कितना है 0। तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये आ गया। यानी
कोई कहे कि सर आपने रिएक्टेंट में माइनस लगाया है तो प्रोडक्ट वाली साइड में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट वाली साइड में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्लस में आ रहा है। तो जब वो ऑलरेडी प्लस में आ रहा है तो उसमें काय का माइनस लगाना भाई, क्यों लगा रहे हो आप माइनस, नहीं लगाते। ठीक है, एक बात लेकिन नोटिस करने वाली है, जो यहाँ पे बड़ी प्यारी सी बात निकल के आई, इस रिएक्शन के लिए अगर आप चेक करें तो ये आया था रिएक्टेंट के टर्म में, ये आया था प्रोडक्ट के टर्म में। मैं फिर बोल रहा हूँ माइनस के साइन का कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, माइनस का साइन केवल इसलिए लगाया गया क्योंकि रेट को हम लोग कभी नेगेटिव लिखते नहीं हैं, कैलकुलेट करोगे तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक कैलकुलेटली साइन नहीं है। आप न्यूमेरिकल करते समय ये मत करना कि माइनस वाली चीज़ उधर लेगा प्लस हो गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे माइनस का साइन केवल इस बात का इंडिकेशन है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, कमी हो रही, बस इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है बात। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजप्शन, और हिंदी में बोल दूं वियोजन की दर। क्या है ये, सीधी सी बात है, ए का वियोजन होगा तभी बी का उत्पादन होगा, ए का वियोजन होगा तभी बी का उत्पादन होगा, सीधा सा बात है। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ए जिस रेट से गायब हो रहा है बी उसी रेट से बन रहा है, ए जिस रेट से गायब हो रहा है बी उसी रेट से बन रहा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो किसी रिएक्शन में जो वियोजन की दर होती है यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, वो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ उत्पादन उसके बराबर होगा। जिस अमाउंट में आपका रिएक्टेंट खर्च हो रहा होगा उसी अमाउंट में आपका प्रोडक्शन भी हो रहा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखिए। ठीक है बात, यानी अगर इस सारे मैटर को मैं इंक्लूड कर दूं तो एक फाइनल एक बड़ा बढ़िया सा इक्वेशन निकाल के मैं आपके सामने रखता हूं, जरा ध्यान देना। आप इसको नोट करते चलना, पॉज करके आप इसको नोट भी कर लेना, आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ इसको ज़रा आप नोटिस करें। इसी रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आर ये इजिकल टू है माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर है प्लस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि अभी आप ही ने कहा था, अभी आपको शायद याद हो, उससे जस्ट पीछे बात कर रहे थे हम लोग, तो इसका वैल्यू कितना है माइनस का एक्स अपॉन टी, इसका वैल्यू कितना है प्लस का एक्स अपॉन टी। मैंने पहले ही बोल दिया माइनस साइन केवल वेरिएबल है, वहाँ पे इसलिए लगाया गया है उसको ताकि क्या कर सकें हम लोग, रेट को पॉजिटिव बना सकें। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, सॉरी ए नहीं बी। किसी अभिक्रिया का जो वेग है, दर है, वो ए के वियोजन की दर और बी के उत्पादन की दर के बराबर है। यानी इनमें से अगर आपको कुछ भी एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए, कोई भी एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए, या तो आपको ये पता चल जाए कि रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये पता चल जाए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, तो आप किसी भी रिएक्शन का रेट बता सकते हो। न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके, हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन आप किसी भी रिएक्शन का रेट आप बता सकते हो। ठीक है ना, इसको समझने का कोशिश करना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आ गया आपका। चलिए अब मान लीजिए इक्वेशन को चेंज करते हैं। अब मेरा इक्वेशन है 2a से बन रहा है 3b, ठीक है, 2a से बन रहा है 3b। चलिए इसके लिए वही खेल खेलते हैं जो खेल अभी तक आप खेल के आए थे। जैसे सॉल्व किया था हमने वैसे ही इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। ठीक है बात, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन है इसकी a, कब, जब t इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे कितना हो गया 0। अब t इज इक्वल टू टी टाइम कर दीजिए, t सेकंड कर दीजिए कुछ समय के बाद, तो यहाँ पे a माइनस 2x। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जब मैंने आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम का बात किया था तो वहाँ पर ये बोला गया था कि यहाँ पे जो भी डिसअपीयरेंस हो रहा होगा सॉरी,
यहाँ पर जो भी डिसअपीयरेंस हो रहा होगा ये आपकी रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री के अकॉर्डिंग होता है। इस तरीके से समझ लोगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज दैट स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या है, जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स चल रहा है, जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स चल रहा है बस वही आपका उसका स्टाइक्योमेट्री है। तो जहाँ पे 2 लिखा था इसलिए मैंने 2x किया है, यहाँ 3 लिखा होता मैं 3x कर देता, यहाँ 4 लिखा होता मैं 4x कर देता, यहाँ 5 लिखा होता मैं 5x कर देता मैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना बात। इस तरीके से जब आप कर रहे हो, जब स्टाइक्योमेट्री चेंज हो जाए रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ये तब का सीन है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टाइक्योमेट्री सेम है तो जो पीछे पढ़ के आए हो वही कंडीशन है, उसे आप केस फर्स्ट मान लीजिए, तो ये केस सेकंड हो गया आपके सामने, ठीक है ना बात। तो मैंने a-2x का, ये बात ध्यान रखना, केवल x यहाँ पे नहीं माइनस करना, जो यहाँ चल रहा हो वो माइनस करना, दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को। और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता भी है, प्रोडक्ट का बनना भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, ये भी आप ध्यान रखो। प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया आपका 3x, ठीक। चलिए रेट निकालते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, या मैं कहना चाहिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते हैं, वियोजन की दर निकालते हैं, या कह दीजिए आप उत्पादन की दर निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कंजप्शन कह सकते हो, वियोजन की दर कह सकते हो, वियोजन की दर। फॉर्मूला क्या है वियोजन की दर का, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही तो हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। माइनस का साइन आएगा, लेकिन हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, ऐसे ही किया था हम लोगों ने। चाहे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो तब भी ऐसे ही निकालोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करो तब भी ऐसे ही निकालो, सब निकालेंगे तो ऐसे ही हम लोग। चलिए फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, a-2x, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, x। देखो वही बात आ रही है, यानी आपको साइन लेके चलना पड़ेगा ऑलरेडी माइनस, क्यों, क्योंकि आपका आंसर यहाँ माइनस में आएगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, अपॉन t माइनस 0, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 2x आपने माइनस कर दिया, ओके। ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है a-2x, जहाँ पे a होगा, सॉरी गलत हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन तो a है ना। अब कट गया तो कितना आया, 2x अपॉन टी आया। ये किसके बराबर है, डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी, यानी a के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितनी आ रही है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 2x अपॉन टी आया, ठीक है बात। चलिए अब रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए ज़रा, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालोगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फॉर बी। अब बी के लिए कैसे करेंगे, सेम केस है, फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। देखिए जो मैं मॉड लगा रहा हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कंसंट्रेशन चल रहा है, और वो भी कंसंट्रेशन किस में चल रहा है आपका, मोल पर लीटर में, मोलर चल रहा है। एक्चुअली में कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी ले सकते हो आप, बट हम लोग मोस्टली यहाँ पे मोल पर लीटर यानी मोलर कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है बात। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 3x, इनिशियल कंसंट्रेशन 0, फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम कितना हो गया 0, यानी ये कितना आ गया 3x अपॉन टी। ये किसके बराबर है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है। अभी कुछ देर पहले जब आप पीछे बात कर रहे थे कि स्टाइक्योमेट्री सेम है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ प्रोडक्शन सेम आ रहा था। यहाँ चेक करो, जब स्टाइक्योमेट्री चेंज हो गई तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज हो गया, ये एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल ही नहीं आ रहा। अब इक्वल नहीं आ रहा तो इसको इक्वल करोगे कैसे, क्योंकि ये बात तो तय है, वियोजन जिस दर से होगा उत्पादन उसी दर से होगा। तो फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्लियर वैल्यू तो निकल के ही नहीं आएगी। आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ,
जब स्टाइक्योमेट्री सेम चल रहा हो तो कोई टेंशन है ही नहीं। जिस दर से, जिस रेट से आपका अभिकारक यानी रिएक्टेंट फिनिश हो रहा है, उसी रेट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्टाइक्योमेट्री चेंज हो गई तो नियम तो अब भी वही है कि जिस हिसाब से, जिस रेट से आपका डिसअपीयरेंस होगा, वियोजन होगा, उसी हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दोनों का रेट अलग अलग आ रहा है, फिर आप रेट कैलकुलेट कैसे करोगे? तो फिर हम लोगों ने क्या करा, हमने कैलकुलेट करने के लिए एक नया तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? ये जो आ रहा है ना 2x/t, यदि मैं इसको 1/2 से डिवाइड कर दूँ, या मैं 1/2 कह रहा हूँ, सॉरी, 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना रह जाएगा? x/t। मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना रह जाएगा? x/t। बोले अरे सर ये क्या ज़बरदस्ती है, ऐसे कैसे डिवाइड कर रहे हो? मैं वजह बताऊँगा कि डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ज़रा ध्यान देना, ये इस पोर्शन में हटा देता हूँ, इसका मुझे ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर। चलिए ज़रा रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। ज़रा ध्यान दो, क्या इक्वेशन बनेगा? R = माइनस का डेल्टा A/डेल्टा T = प्लस का डेल्टा V/डेल्टा T, ठीक है? रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस = रेट ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा A/डेल्टा T का वैल्यू कितना है? 2x/T है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लगा दूँ 2x/T = इसकी वैल्यू लगा दूँ 3x/T। हाय अल्लाह, ये वैल्यू बराबर कहाँ है? इस वैल्यू को बराबर कैसे करोगे? वैल्यू बराबर तो हो ही नहीं रही। अब क्या करें हम लोग? तो अगर मैं इसके आगे यहाँ 1/2 लिख दूँ, इसके आगे यहाँ 1/3 लिख दूँ, तो ये क्या x/T रह जाएगा। अब तो बराबर हुआ। तो बोले सर हर जगह 1/2 करना है ना, हर जगह 1/2 नहीं करना है। यहाँ पर 1/2 या 1/3 कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर 1/2 या 1/3 जो भी आ रहा है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है उस रिएक्शन का स्टाइक्योमेट्री। ये उस रिएक्शन का स्टाइक्योमेट्री डिसाइड करेगा कि वहाँ पे क्या करना है। देखिए यहाँ पे 2 चल रहा है, तो अब इसके आगे केवल 1/2 कर दो। यहाँ 3 चल रहा है, इसके आगे 1/3 कर दो। इसकी वैल्यू आपको पता है भी आ रही थी, जैसे इसकी वैल्यू 3x/T आई, तो यहाँ पे लगा दोगे 3x/T, तो 3 से 3 कट जाएगा, x/T बचेगा। इस केस में देखें, इस समय रेट जो है रिएक्शन का वो इक्वल है 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये इक्वल है 1/3 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B। और ये हर उस जगह पे करना पड़ेगा आपको जहाँ पे स्टाइक्योमेट्री चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ N2 + 3H2 से बन रहा है 2NH3, और मैं आपसे कहूँ इस इक्वेशन के लिए जरा आप लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए, R = ध्यान देना आप इस पर, माइनस का डेल्टा N2/डेल्टा T = माइनस का, दोनों जगह माइनस आएगा क्योंकि दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों की कंसंट्रेशन में कमी होगा, डेल्टा H2/डेल्टा T = प्लस का 1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T। ध्यान दीजिए, जो भी मेरी संख्या चल रही थी, जो भी स्टाइक्योमेट्री चल रहा था, मैंने उस स्टाइक्योमेट्री को अपॉन में पहुंचा दिया। सपोज दैट ये अपॉन में होता, मान लो यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री 1/3 लिखी होती, तो 1/1/3 यानी 3 कहाँ पहुँच जाता? ऊपर पहुँच जाता। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। अभी कैलकुलेशन करना है हमको, न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके, बट किस तरीके से लिखा जाता है पहले आप इस चीज़ को समझो, ठीक है बात? तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए, वो चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के रूप में निकालना हो हमको रिएक्टेंट का, या प्रोडक्शन के रूप में निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, हर तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? इतना सा खेल होता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में। अभी न्यूमेरिकल करने हैं हमको इसके बहुत सारे, तो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बट कोशिश करो, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए।
अब मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा इनके खूब सारे एक से एक शानदार जानदार न्यूमेरिकल के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।